यतीम खाने की तारीख क्या है, कब ये शुरू हुआ था, क्यों शुरू हुआ था, किन लोगों ने इसे शुरू किया? फिल वक्त इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, कहाँ कहाँ है, इसकी आमदनी कितनी है, सालाना कितनी है, माहाना कितनी आमदनी है? कहा जाता है कि वो सरकारी स्कूल थी और सरकारी स्कूल आज के दौर में बनाना कितना मुश्किल है। चाहे वो किसी भी ज़बान की रही हो, आपसे उसे ही इम्प्रूव किया जा सकता था। अडॉप्ट करके भी बहुत सारे स्कूल चलाते हैं। क्या उसी को इम्प्रूव करते तो कुछ लोगों को रोज़गार भी मिलता सरकारी तौर पर? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? उस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि जो है प्रेस्टीज ग्रुप को आपने वो दिया है, उसमें भी कुछ सवालात हो रहे हैं, कुछ उसमें क्या मामला है, ये किस बेस पे दिए? कि आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए दिए हैं या जॉइंट वेंचर है, क्या है ये? तीसरा टर्म है आपका, ये तकरीबन 9 साल से आप इस इदारे में हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप जो है इस इदारे को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, दूसरों को मौका नहीं देना चाह रहे हैं कि चाहे यतीम खाना हो या कुछ ऐसे बड़े इदारे जिसमें आमदनी ज़्यादा है, जो लोग इसमें इक़्तिदार में आते हैं वो उस इक़्तिदार को छोड़ना ही नहीं चाहते। और मेंबरशिप का जहाँ तक इलेक्शंस भी जो है मैनेज करते हैं, मेंबरशिप नए मेंबर्स को लेते नहीं हैं, मेंबर्स रिजेक्ट कर देते हैं, नए लोगों को आने को मौका नहीं मिलता, ना मेंबरशिप में आने को मौका मिलता है, ना इलेक्शन में जीत कर यहाँ सर्विस करने को मौका मिलता है। अच्छा, अब इलेक्शंस होने वाले हैं, तो क्या आप दोबारा जो है तीसरी चौथी मरतबा क्या आप इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले हैं? बेंगलुरु का मशहूर और मारूफ इदारा यतीम खाना अहले इस्लाम पूरे रियासत में इसलिए भी माना जाता है कि यहाँ यतीम बच्चों की खिदमत होती है, इन्हें आला तालीम में तालीम हासिल करने के लिए ताउन दिया जाता है और ये काफ़ी पावरफुल इदारा माना जाता है। इसकी आमदनी में भी काफ़ी लगातार इजाफा होता रहा है। इस यतीम खाने के ताल्लुक़ से हम जानने के लिए आज पहुँचे हैं यतीम खाना अहले इस्लाम, जो बेंगलुरु के डेक्कन सेंटर रोड पर मौजूद है। आइए बात करते हैं यतीम खाने के ज़िम्मेदार हैं, यतीम खाने के सेक्रेटरी हैं। हालांकि यहाँ पर इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ है, हाँ, अब जो है बहुत ही जल्द जो है इलेक्शंस भी होने वाले हैं, उस तमाम ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। इनकी मियाद रही है, काफ़ी लंबी मियाद इनकी रही है, क्या काम इन्होंने किया है, आगे क्या करना चाहते हैं, तमाम तफसीलात इनसे पूछेंगे। साहब, सबसे पहले जो आपसे सवाल है, यतीम खाने की तारीख क्या है, कब ये शुरू हुआ था, क्यों शुरू हुआ था, किन लोगों ने इसे शुरू किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यतीम खाना अहले इस्लाम जो है 130 साल पुराना इदारा है। ये 1892 में इसका आगाज़ हुआ था, जिस वक्त में थोड़े पुराने लोगों को मालूम रहता है कि 1892 में एक ज़बरदस्त बीमारी आई थी, प्लेग नाम की। तो उस वक्त में कई बच्चे जो है यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गए। तो उसको देख कर उस वक्त के जो बुज़ुर्गान जो है इस यतीम खाने को 2 बच्चे और चंद बेवाओं के साथ शुरू किए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद इसकी तरक्की होती गई और कई लोग इसको जो है ताउन भी किए। और इससे पहले एक छोटे से शट से शुरू किए थे। उसके बाद में है 1902 में जो है ये यतीम खाने की सारी प्रॉपर्टी कोई साहिब एक बुज़ुर्ग अब्बास नामी बुज़ुर्ग जो है इसको डोनेट किए 2000 रुपयों में। उन दिनों 6 एकड़ ज़मीन इसको ख़रीदा था। उसके बाद में जो है वो उसका जो है वो एक के बाद कई बुज़ुर्ग आए, तो ऐसे इसका डेवलपमेंट होता गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद बच्चे भी यहाँ पे ज़्यादा होने लगे। अच्छा, इसकी फिल वक्त इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, कहाँ कहाँ है? फिल वक्त अब जो यहाँ पे जो डिकनसन रोड की जो प्रॉपर्टी है 6 एकड़ की है, जिसमें मस्जिद है, असनाद कॉलेज है, स्कूल है, बच्चों का बॉयज़ एंड गर्ल्स सेक्शंस के जो डॉर्मेटरीज हैं, फिर अपना जो ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, सारा कैंपस है। ये जो है यम्मो कैंपस बोल के मुस्लिम ऑर्फनेज कैंपस है, जहाँ करीब 550 बच्चों का रिहायशी डॉर्मेटरीज हैं। और इसके साथ में स्कूल भी जो है करीब 700 बच्चे यहाँ पर स्कूल में पढ़ते हैं। अब ऑर्फनेज के जो यतीम बच्चों के अलावा बाहर के भी जो गैर गुरबा बच्चे जो हैं यहाँ पे उनका एडमिशन होता है और बच्चे जो तालीम पाते हैं। दारुसलाम, इसके बाद में एक दारुसलाम जो क्वींस रोड में है, वो दारुसलाम में जहाँ पे शिफा हॉस्पिटल है, तो वो कम से कम
3 एकड़ 1 गुंठा ज़मीन है। वहाँ पर वो टोटली एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है वो। और उसके बाद बाजू में एक जगह थी 20,000 स्क्वायर फुट, उसको भी हम लोग हमारी कमेटी आने के बाद उसको भी 60 पर 5,000 स्क्वायर फुट की बिल्डिंग जो बना के उसको भी डेवलप कर दिया है। और उसके साथ में एक कामराज रोड में एक हमारी प्रॉपर्टी है, वो भी कमर्शियल, वो भी एक कोई डोनेट किए थे सारी प्रॉपर्टी, तो वो एक प्रॉपर्टी है। फिर उसके अलावा बी कुक्स रोड में एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो एक छोटी प्रॉपर्टी। इसकी तो एक अजीब व गरीब हिस्ट्री है। वहाँ पे एक जो औरत अपना सारा घर जो था 1000 स्क्वायर फुट का वो डोनेट कर दिए थे, जीतेपन वो डोनेट कर दिए। और देन करने के बाद में और उसमें जिसमें वो एक पोर्शन में जो थे वहाँ से 50 रुपये किराया भी देते थे उन। तो उनका एक कंडीशन था, मरने के बाद में उनका जब उनका इंतकाल होगा तो यतीम खाने से उनका जो भी है उनका इसका या उनके आखिरत का जो भी है उनका नाम याद नहीं है मेरे को। रहमतुन्निसा कुछ था हाँ बोल के उसके बाद जो है। और जो 4-5 पोर्शंस थे जहाँ 50-50 रुपये किराया था उसको भी हम डिमोलिश करके डेवलप कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह भी काफ़ी अच्छा किराया आता है वहाँ पर। उसके अलावा और एक प्रॉपर्टी है जो है कमर्शियल स्ट्रीट हॉस्पिटल रोड में, कमर्शियल स्ट्रीट के बगल में, तो वहाँ पे एक छोटी प्रॉपर्टी है खान ट्रेडर्स बोल के, वहाँ से भी रेवेन्यू आता। और इसके अलावा और एक हमारे पास हमारी कमेटी आने के बाद में जब सिद्धरामैया की गवर्नमेंट थी उस वक्त में हम जाके उनसे है जो जदोजहद करके एक लैंड भी अलाट कर लिए हैं। बॉयज़ सेक्शंस को अलग करना बोल के दासनापुरा में हम लोगों को अलाट हुई है, लैंड अलाट हुई है। उसमें कुछ फॉरेस्ट एरिया इन्वॉल्व है बोल के अभी तो उसको रिलीज़ नहीं किया है। उसको भी इंशाल्लाह। कितनी लैंड है वो? 1 एकड़ 30 गुंठा। कहाँ पर? दासनापुरा जो पीणिया रोड में। अच्छा, ये तो सारी प्रॉपर्टी हो गई। इसकी आमदनी कितनी है, सालाना कितनी है, माहाना कितनी आमदनी है? देखिए इसकी आमदनी जो है, पहले इसकी आमदनी जब उस वक्त हम लोग यहाँ पर आए थे बहुत कम थी, छोटे छोटे किराए देते थे, तो उस वक्त में 11,90,000 कुछ आमदनी थी माहाना। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आने के बाद हमारी कमेटी की बहुत जदोजहद के बाद अल्लाह के फजल व करम से आज हमारी आमदनी जो है करीब 45 लाख माहाना हमारी आमदनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, ये तो तारीख़ी है यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स जो हो के हैं, कभी 130 साल इसके दौर में इतना डेवलपमेंट कभी भी नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आने के बाद में बहुत कुछ उसको डेवलप किए, रेवेन्यू जनरेशन किए, छोटे छोटे जो किराए थे उनको सब नोटिस भेज कर केस डाल कर सब हम लोग जो है इसका रेवेन्यू एनहांस कर दिया। आज हमारे पास करीब 40-7 लाख रुपये किराया हम लोग। अच्छा, आपके अखराजात कितने हैं और कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? लड़कियाँ कितने हैं, लड़के कितने हैं? और इस कहाँ से बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं? क्या उन्हें आप रहना, खाना और उसके बाद तालीम कैसे दिलाते हैं? यहाँ पर हमारे पास 2 सेक्शंस है, गर्ल्स एंड बॉयज़ सेक्शंस। हम लोगों का जो बच्चों का जो यहाँ एडमिशन जो है 6 साल से 10 साल के बच्चों तक हम यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। अब कोविड के सीज़न में हम लोग बच्चों को जो एज भी रिलैक्स कर दिया, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है यतीम हो गए, जो कि 12 साल 13 साल 14 साल के बच्चे, उनको भी हम लोग 1 साल के लिए ये कोविड के दौर में हम लोग रिलैक्स कर दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है 522 बच्चे हैं। 522 बच्चों में करीब 150-250 बच्चे बॉयज़ लड़के हैं और बाकी के जो भी जो 270 बच्चे जो भी हैं वो जो है गर्ल्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर जो हमारी स्कूल है, इन हाउस स्कूल है, सारी तालीम बच्चों की यहाँ पर यहीं पे होती है। पहले का निज़ाम ऐसा था कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की स्कूल थी, उर्दू स्कूल, जो बच्चे जो है एक 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड तक जाने के बाद में सब ड्रॉप आउट्स होकर बच्चों का एजुकेशन टोटली ख़राब होता था। हालांकि यहाँ रिहायशी जगह है, बच्चों के खाने पानी का निज़ाम अच्छा है, कपड़ों का है, सेहत का सब अच्छा है, लेकिन तालीम का बिल्कुल कुछ भी नहीं था। रिज़ल्ट भी हमारे पास 30-35-25% आता था और बच्चे जो है आगे भी बढ़ते नहीं थे। मर्द बच्चे तो आगे बढ़ना तो बहुत मुश्किल था।
क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारा वो ऐसा था। लेकिन बताया जाता है कि वो सरकारी स्कूल थी, और सरकारी स्कूल आज के दौर में बनाना कितना मुश्किल है। चाहे वो किसी भी ज़बान की रही हो, आपसे उसे ही इम्प्रूव किया जा सकता था। अडॉप्ट करके भी बहुत सारे स्कूल चलाते हैं। क्या उसी को इम्प्रूव करते तो कुछ लोगों को रोज़गार भी मिलता सरकारी तौर पर? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? सरकारी स्कूल थी हमारे पास, अभी भी है। हाई स्कूल जो है हमारे पास सरकारी स्कूल ही है, जहाँ पे 4-5 टीचरें हैं। तो हम लोगों को कोई सरकारी स्कूल बंद करने का ना तो हम बंद किए हैं, ना तो बंद करेंगे। अभी भी हमारे पास उसका RR जो है वो उसको रिन्यू करके हैं। सरकारी स्कूल हमारे पास अभी भी है। लेकिन मसला ऐसा था कि सरकारी स्कूल में जो हमारे पास 450 बच्चे थे और सिर्फ एक टीचर थी। करीब पहली जमात से 7वीं जमात तक बच्चे उनका क्लासेस हैं। ये एक टीचर कैसे मैनेज कर सकते हैं? हर 30 बच्चे को एक टीचर होनी चाहिए कानून के हिसाब से। हाँ, 30 बच्चों को एक टीचर, एक सेक्शन में 30 बच्चे होना। एक सेक्शन में, एक क्लास में अगर 40-50 बच्चे हैं तो उसको 2 सेक्शन करने का कानून है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जो है, जो गवर्नमेंट से भी हम लोग कई दफ़ा कोशिश किए तो बोले 1994 में हम लोग अपॉइंटमेंट स्टॉप कर दिए, और कोई सरकारी टीचर हम लोगों को गवर्नमेंट से नहीं भेजे, और भेजने का वो क्या है, टोटली बैन है। अब हम जब भी हम पूछते तो तुम यू मैनेज योर सेल्फ बोल के, तो हम लोग क्या किए, एक तो हमारे पास ये जो स्कूल थी MO प्राइमरी स्कूल बोल के यहाँ पर थी। तो ये MO का भी जो है मुस्लिम ऑर्फनेज की स्कूल बोल के, जहाँ भी बच्चे जो कॉम्पिटिशन्स में बाहर जाते हैं तो बच्चों को क्या है, एक सोशल स्टिग्मा था। बच्चों को जो है कोई इसमें जाते तो अनाथ आश्रम के बच्चे हैं, यतीम खाने के बच्चे हैं बोल के, बच्चों को थोड़ा वो दे यूज्ड टू फील फॉर इट। तो हम लोग क्या किए, एक क्योंकि हम लोग ऐसी जगह में बैठे हैं जो यहाँ से 1 किलोमीटर के रेडियस में आपको बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल्स मिलेंगे, जैसे कि फ्रैंक एंथोनी है, बिशप है, बॉल्डविन्स है, सेक्रेड हार्ट है, एक से एक बेहतरीन स्कूल मिलेंगे। अब हमें जब सिटी सेंटर में यहाँ से MG रोड करीब आधा किलोमीटर है, ऐसी जगह में बैठकर कि ने हमारी एक बेहतरीन से बेहतरीन हम स्कूल खोलेंगे। बाहर के जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस में जाके हम लोगों के, हमारे जो बच्चों को एडमिशन करने के लिए पेरेंट जाते हैं, 2 सीटें मिलते हैं और उसके लिए उनको चप्पलें घटाना पड़ता, वो भी मुश्किल से 2 सीटें मिलते हैं। जब हमारी इतनी अच्छी जगह है, क्यों नहीं हम ये लोग यहाँ पर एक कॉन्वेंट का निज़ाम हम यहाँ पर बनाएंगे बोल के हम सोच के कमेटी डिसीजन ली। तो हम लोग नॉलेज पब्लिक स्कूल के नाम से हम स्कूल खोल दिया। स्कूल खोलने के बाद में आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है? क्या पहले के स्कूल के मुकाबले में ज़्यादा बच्चे पास हो रहे हैं, ज़्यादा आगे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जो है बच्चे तो जो 1st स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, सारे बच्चों का जो है एजुकेशन जो कॉन्वेंट का, टोटली कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम का और हो रहा है। और हम लोग 28 टीचरों को अपॉइंट किए हैं, एक से एक अच्छे टीचर हैं। और उसके हमारे एजुकेशन कमेटी है, उसके चेयरपर्सन हैं, वो दे आर टेकिंग केयर ऑफ। उर्दू भी उसमें शामिल है? बेशक, हमारे पास जो है इंग्लिश मीडियम विथ उर्दू एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, उर्दू एंड दीनियात सब्जेक्ट्स जो हैं ये कंपलसरी हैं। और इसमें कोई तो कितने बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं और 10th का रिजल्ट क्या है? 450 बच्चे जो है 1st to 8th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। 9th एंड 10th स्टैंडर्ड अभी भी हम लोग इस साल से हम लोग जा रहे हैं। ये बच्चे भी जो है, पहले जो उर्दू के ही थे बच्चे, तो अभी तक तो गए साल का तो जो रिज़ल्ट था वो कोविड का रिज़ल्ट था, वो 100% रिज़ल्ट था, दैट इज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड। अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है नॉलेज पब्लिक स्कूल से जो बच्चे निकलेंगे, ये साल और साल जो भी बच्चे निकलेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा बच्चों का बोल के। अच्छा, ये बताएं कि चूँकि यतीम खाना इतना बढ़ चुका है, आमदनी इतनी बढ़ चुकी है, और आपका जो अखराजात हैं वो उसके अखराजात कम हैं लेकिन आपकी आमदनी ज़्यादा है, तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आपके वैसे अखराजात अपने बताएं। अखराजात जो है हम लोगों का जो है, जैसे जैसे हमारे पास एजुकेशन में हमारी काफ़ी तब्दीली आई है। पहले जो था हम लोगों को 10th के बाद बच्चों का इधर कोई एजुकेशन नहीं होता था। अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है बच्चे, जितने भी बच्चे निकलते, सारे के सारे बच्चे जो है हम लोग PUC में औरत बच्चों को जो है बिदर भेजते, बिदर शाहीन कॉलेज में भेजते। और यहाँ के बच्चे जो मर्द बच्चे होते हैं उनको बेंगलुरु की शाहीन में हम लोग डालते हैं। हर एक फील्ड में है बच्चे, साइंस स्ट्रीम में है विथ अकोमोडेशन। एक बच्चे का खर्चा जो है कम से कम सालाना 1.5 लाख रुपया आता,
स्कूल की फ़ीस, उनकी रिहाइशी, फिर उनके आने जाने का, बच्चों को 2 खुद बुलाना, लेक जा को छोड़ना, फिर उनका हेल्थ, सभी कम से कम एवरेज बच्चों का 1.5 लाख रुपए खर्चा आता। सारा खर्चा हम लोग उठाते हैं। अब हमारे पास करीब करीब 60-70 बच्चे हमारे पास जो है इसमें शाहीन में पढ़ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तालीम पा रहे हैं और हमारे बच्चे इसमें सीईटी नीट में सब क्रैक किए हैं। सीईटी से बच्चे जो है हमारे पास बीएमएस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आरवी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और दावनगिरी की कॉलेज में पढ़ रहे हैं। यहाँ तो बेंगलोर के जो रेवा कॉलेज, एटिया कॉलेज, फिर सीएमआर कॉलेज, HKB के कॉलेज में सब हमारे पास इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आज जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज में ज़्यादा तादाद में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आज हमारे पास करीब 20 से 21 बच्चे हमारे जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। फिर 2 बच्चे मेडिसिन कर रहे हैं। एक बच्चा अली नाम का बच्चा अभी इंशाल्लाह वो फाइनल ईयर भी उसका ख़त्म हो जाएगा और 1-2 बच्चे होम्योपैथी कर रहे हैं और बच्चे पढ़ के निकल भी रहे हैं। अभी जो प्रेजेंट जो बच्चों जो पढ़ रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और BSc में है, BSc, BA, BCom, MSc, MCA, लॉ में है, फिर नर्सिंग, MSc नर्सिंग कर रहे हैं। हर एक यू नेम द फील्ड हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह वो स्ट्रीम में हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि तकरीबन 15 से 20 करोड़ की आमदनी आपकी शायद है, तो इतनी ज़्यादा आमदनी है, बच्चों को स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, वो ठीक है अपनी जगह। क्या इसको और एक्सपेंशन नहीं किया जा सकता? क्या ज़िलाई सतह पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका ब्रांच नहीं कर सकते आप? ये बात गलत है। 20 से 25 करोड़ ऐसी कोई आमदनी नहीं है हमारे पास। जो है माहाना 40 पर 7 लाख की आमदनी है, जो कुल 12 महीनों की आमदनी जो है कम से कम 6 करोड़ की आमदनी होती। जबकि ये जो है आमदनी अब हमारे दौर में करीब 300% ज़्यादा हुई है। अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अभी 1-2-3 महीने में जो है हमारी आमदनी और 30-32 लाख रुपए ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम लोग एक नई बिल्डिंग बनाए हैं 60 पर 5,000 स्क्वायर फुट की, जहाँ पे 40,000 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया है, 15,000 स्क्वायर फुट का बेसमेंट, डबल पार्किंग का बेसमेंट है, विथ मल्टी लेवल पार्किंग बनाए हैं विथ ऑल फैसिलिटीज़। इंशाल्लाह वो भी 32-35 लाख तक वो भी चलाएगा, तो कुल मिलाकर 80 लाख हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं उस बिल्डिंग के ताल्लुक से भी पूछने वाला था आपसे। उस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि जो है प्रेस्टीज ग्रुप को आपने वो दिया है, उसमें भी कुछ सवालात हो रहे हैं, कुछ उसमें क्या मामला है? ये किस बेस पे दिए? कि आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए दिए हैं या जॉइंट वेंचर है, क्या है ये? देखिए, कोई जॉइंट वेंचर नहीं है, कोई जो है रेवेन्यू शेयरिंग नहीं है, कोई उनका कोई वो नहीं है। बस एक बड़ा प्रोजेक्ट था। एक बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों को मालूम था कि भाई एक 10-12 करोड़ का प्रोजेक्ट है बोल के, तो हम लोग सोचे कि कोई एक ऐसे कंपनी को देंगे जहाँ क्योंकि यहाँ पे हमारी कौम की एक कमज़ोरी है। जो भी हम अच्छा काम करते तो कोई ना कोई इसके ऊपर एलिगेशन लगाता, कोई ना कोई उंगली उठाता बग़ैर कोई तहक़ीक़ किए। ऐसे ये तो बहुत कॉमन बात है ये। तो इसलिए हम लोग सोचे कि भाई उसको टेंडरिंग किए। फिर एक K2 के कंपनी जो है वो एक अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनको कंपनी दिया, जिसके इरफान रज़ाक भी उसके एक बानी हैं, तो एक डायरेक्टर हैं। तो हम लोग सोचे कि भाई उनसे जाके हम बात करके, हमारे पास उतना पैसा भी नहीं तो था, एक माकूल पैसा था, लेकिन हम लोग बोले हम लोग 3 करोड़ रुपये देते, तुम काम शुरू करो बोल के बोले। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं काम तो शुरू करता हूँ, लेकिन बीच में जब भी काम शुरू होता तुम बीच में पैसा देना बोल के। ये काम हम उनको इसलिए उनको दिए कि भाई कल का दिन कोई मसला नहीं आएगा कि एक अजीम शान शख्सियत, एक वेरी नोन पर्सनालिटी, और वो जो भी काम करेंगे तो बग़ैर कोई प्रॉफिट के, बग़ैर कोई उनके मुनाफे के वो काम करेंगे बोल के। दैट वाज द कंडीशन एंड ही हैज़ डन द जॉब। तो बिल्डिंग तो तैयार हो गई? बिल्डिंग तैयार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग बीच में भी उनको पैसा देना पड़ा। 12 करोड़ का प्रोजेक्ट रहा, एस्टिमेटेड कास्ट। फिर उसको आर्किटेक्ट हैं, कंसल्टेंट्स हैं, फिर हम टेंडरिंग किए थे, सब टेंडरिंग करके अलग अलग स्टेजेस में उसको एक टोटल प्रोजेक्ट 12 करोड़ का होता बोल के अलग अलग स्टेजेस में उसको स्प्लिट करके रिटर्न दिया जी। रिटर्न कितना है उसका? रिटर्न इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो उसका 30-32 लाख का तो माहाना हो जाएगा इंशाल्लाह। तो क्या आगे का, अब चूँकि आप तीसरा टर्म है आपका, ये तकरीबन 9 साल से आप इस इदारे में हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप जो है इस इदारे को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, दूसरों को मौका नहीं देना चाह रहे हैं। बिल्कुल सरासर गलत है। हम लोग भी यहाँ पे थक गए हैं, खिदमत करके नहीं,
अल्लाह बेहतर जानता, खिदमत करके नहीं, ये लोगों के गलत सोच और ये गलत इल्ज़ाम और गलत तहमत जो लगाते हैं, इससे है जो हम लोग थक गए हैं। फिर भी ऐसा है कि इतना सब करके, इतना सब डेवलप करके भी छोड़ के जाना भी एक गुनाह है बोल के हम लोग यहाँ पर टिके हैं। ऐसा कोई नहीं, कोई भी जो है किसी को भी अगर डाउट है तो आकर तहक़ीक़ कर सकते हैं। टोटल इट्स ए टोटल ट्रांसपेरेंसी है, हर चीज़ अकाउंट्स है, ये है सब। और हर एक को तो मालूम है, जो तहमत लगा रहे हैं, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनको ये मालूम है कि भाई यहाँ पे कोई मिसअप्रोप्रिएशन नहीं है। अगर मिसअप्रोप्रिएशन होता, नियतां ख़राब होते, तो आज हमारे पास इतने करोड़ों की आमदनी जमा नहीं होती थी। करीब 16-17 करोड़ हम लोग जमा किए, उसमें 8 करोड़ रुपए अब तक हम लोग दिए हैं वहाँ पे, और कई हम डेवलपमेंट किए हैं। अभी भी हमारे पास माकूल पैसा है। आज ये लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो गलत जो डैमेज कर रहे हैं इदारे को, ये इस वास्ते कि यहाँ पर पैसा ज़्यादा हो गया, इनका कोई मुफाद नहीं है। हम लोगों का है कि भाई इसको और डेवलप करना और इसको है सो ऊपर लेकर आएंगे। और हम लोगों का विज़न है कि भाई यहाँ पर एक एम्प्लॉयज़ का क्वार्टर्स बनेंगे, एक पीयूसी की कॉलेज बनेंगे, एक नर्सिंग की कॉलेज बनेंगे औरत बच्चों के लिए, ये सब हम। और और एक बड़ी बात यह है कि हम लोग CBSE का परमिशन ले लिए हैं। CBSE का परमिशन आज के दौर में लेना इट्स नॉट एन ईजी जोक। एंड दिल्ली एफिलिएशन का इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोगों का एक CBSE स्कूल भी होंगे यहाँ पे। इतना बड़ा कैंपस है, एक बेहतरीन प्लानिंग करके हम लोग। अच्छा, ये बताइए, आपकी कमेटी जो है, आप लोग कितना अपने लिए खर्च कर लेते हैं? जैसे ज़रूरी चीज़ें होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है या आपका कुछ, आप कुछ खर्च करते हैं आपकी कमेटी की तरफ से? देखिए साहब, खर्च तो दूर की बात, यहाँ का हम लोग पानी भी नहीं पीते। यहाँ की अब आप आए हैं, आपको हम लोग चाय देंगे तो वो भी हमारे पैसे से, पानी देंगे तो वो भी हमारे पैसे से उसमें। और हम लोग यहाँ पर का एक पेपर भी हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? कल का दिन अल्लाह जो है, अल्लाह सुब्हान ताला, अगर अल्लाह ताला चाहा तो सारी आपकी खिदमत 9 साल है, 10 साल है, 3 साल है, 4 साल है, जो भी खिदमत जो है आपकी 2 रुपये की चाय या 2 रुपये के 1 रुपये के पेपर में अल्लाह ताला खरीद सकता। वो चीज़ को सोच के हम लोग यहाँ पर चलते हैं। और एक मैं बात बोलता हूँ, ये इल्ज़ाम लगाना लोगों का इट्स ए वेरी कॉमन थिंग, हमारी वो कौम की कमज़ोरी है। और सारे इदारों को बर्बाद करना है, और जो भी इदारा तरक्की करता लोग नहीं दे सकते। बर्बाद करना है, उसको फना करना है, ख़त्म करना है, बाद में वो ठंडे पड़ जाएंगे। जो भी इल्ज़ामात जो लगाते चैनलों में बुला के जो न्यूज़ देते, सभी उनकी चीप पब्लिसिटी और उनका वो क्या मीडिया सेवी, जो मीडिया में आना चाहते हैं, स्क्रीन में आना चाहते हैं, 4 दिन में ऐसा कर दिया बोल के इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, उनकी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ। अच्छा, लेकिन एक बार और बोलता हूँ, मैं हमेशा मैं हर एक को बोलता हूँ, जैसे कि मैं यतीम खाने में काम करता हूँ, इतना हम लोग, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मैं इंजीनियर हूँ बेसिकली। सारा आधा दिन मैं मेरे बिजनेस को देता हूँ, सारा आधा दिन मैं इदारे को देता हूँ। क्योंकि जब अल्लाह ताला जब जिम्मेदारी देता तो है सो वी शुड डेडिकेट फुल टाइम। नहीं, अगर मेरे हाथ से नहीं होता तो आई शुड लिव एंड गिव चांस टू अदर्स। दैट इज़ माई व्यू। जब हम लोगों को अल्लाह ताला मौका दे तो पूरा काम करेंगे। इसमें आखिर क्या है, हम लोग यहाँ पर आते काम खिदमत करते आखिरत के लिए। यहाँ पे किसी का कोई मुनाफा नहीं है, कोई यहाँ से कोई फ़ायदा उठाने का नहीं है। जब मस्जिद को अल्लाह का घर समझते हैं तो मैं बोलता हूँ यतीम खाने को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर समझिए। वो डर मर के चलिए। मस्जिदों में कुछ गलती होगी तो अल्लाह माफ़ करता, जब यतीम खाने में कुछ गलती होगी तो अल्लाह बेशक नहीं माफ़ करता, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। वो समझ के चलते हैं हम लोग, और वही उसी नीयत से हम लोग चलते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला हम लोगों को इतनी तरक्की भी दिया है, इतने डेवलपमेंट्स हुए हैं, लोगों को हाजिमा नहीं हो रहा। ये जो भी लोग ये न्यूज़ आन दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये मुनाफिकाना हरकत है, ये उनकी आखिरत ख़राब कर ले रहे हैं। लेकिन एक बात उन लोगों का ये कहना है कि चाहे यतीम खाना हो या कुछ ऐसे बड़े इदारे जिसमें आमदनी ज़्यादा है, जो लोग इसमें इक़्तिदार में आते हैं वो उस इक़्तिदार को छोड़ना ही नहीं चाहते। और मेंबरशिप का जहाँ तक इलेक्शंस भी जो है मैनेज करते हैं, मेंबरशिप नए मेंबर्स को लेते नहीं हैं, मेंबर्स रिजेक्ट कर देते हैं, नए लोगों को आने को मौका नहीं मिलता, ना मेंबरशिप में आने को मौका मिलता है, ना इलेक्शन में जीत कर यहाँ सर्विस करने को मौका मिलता है। ये सोच जो है बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अभी तो इलेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट किए गए हैं, केस ऑफिसर जनाब सैयद एजाज़ अहमद को अपॉइंट कर दिए हैं, वो आके रिपोर्ट भी कर लिए हैं। और एनरोलमेंट ऑफिसर काम इलेक्शन ऑफिसर हैं, एनरोलमेंट उनका ही है। जितने भी चाहे मेंबर्स वो जो भी आके मेंबर्स बनना चाहते हैं बन सकते हैं।
और जो भी चलाना चला सकते हैं। यहाँ पे क्या भी आपको रोकने का पावर नहीं है मेंबर्स? नो 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 नो, हरगिज़ नहीं। हम लोग थक गए हैं मेंबर्स को क्यों रोकेंगे भाई? जो भी अल्लाह ताला जब तक चाहता वो हमारे से खिदमत लेता, जब दूसरों से खिदमत लेना चाहता तो दूसरे आते। ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग कभी मेंबर्स बना के हमें कभी वो वोट बैंक जैसे नहीं बनाए हैं, हमको कोई ज़रूरत नहीं। यू मे नॉट बिलीव, आज तक मैं एक मेंबर नहीं बनाया हूँ। मैं आई बीइंग द सेक्रेटरी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ मेरी मेंबरशिप है। मैं मेरे बच्चों की, मेरी बीवी की या मेरे घर वालों की या मेरे रिश्तेदार की किसी को मैं ना आज तक रिकमेंड किया हूँ, ना तो किसी को लाके मैं है सो यहाँ पे मेंबर बनाया हूँ। ना तो मैं कोई, हम मेंबर्स को एक दो कोई आते मेंबर बनते हैं, ऐसा कोई हमारे पास। अच्छा, कितने मेंबर इस वक्त हैं? हमारे पास करीब 2000 मेंबर्स हैं। उसमें करीब 200 मेंबर्स जो है उनका कोई पता नहीं है, क्योंकि कोई इंतकाल भी हो गए रहेंगे उससे भी कम। लगभग 2000 मेंबर्स तो हैं हमारे पास। अच्छा, मेंबर्स बनने के लिए कितनी उनको फीस देनी पड़ती है, कैसे होता है? मेंबर्स बनने के लिए, लाइफ मेंबर्स बनने के लिए जो है 2000 रुपये है हमारे पास। फिर वो पैटर्न मेंबर्स है उनके लिए जो है 25,000 है। हेरिडिटी मेंबर्स के लिए 1 लाख रुपये है। तो लाइफ मेंबर्स बन के जो है यहाँ पे खिदमत अच्छी कर सकते हैं। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि चूंकि कर्नाटक में ये यतीम खाना जो है वो सबसे बड़ा है, बड़ा इस मायने में भी है कि इसकी जायदाद भी ज़्यादा है, आमदनी भी ज़्यादा है। चूंकि ये बेंगलुरु के हद तक महदूद होकर रह गया, क्यों ना इसे आप पूरे रियासत में फैला सकते हैं, ना पूरे हिंदुस्तान में फैला सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी आमदनी है और भी लोग आपको मदद कर सकते हैं। क्यों आप महदूद होकर रह गए हैं? 500 बच्चों में आप क्यों महदूद हैं, इतनी ज़्यादा जब आमदनी है तो? ये बात जो है इसके बारे में भी हम लोग गुफ्तगू किए हैं। इंशाअल्लाह अगर इस इदारे में इलेक्शन हो के अगर फिर हमारी कमेटी आएंगी तो कमेटी का एक विज़न है, क्या बोले तो आने वाले दिनों में जैसा कि अब हमारा यहाँ पर एक इदारा है, वैसे नॉर्थ कर्नाटका में भी एक इदारा बनाने का हमारी ख्वाहिश है। अच्छा, ओल्ड एज होम को लेके भी बहुत सारे लोगों का कहना है कि ओल्ड एज होम मुसलमानों का नहीं है। बहुत सारे जो बुज़ुर्ग हैं लावारिस हो जाते हैं, बुज़ुर्ग होकर वो रास्ते पे आ जाते हैं, तो उनको लोग ले जाके मजबूरन ईसाई जो मिशनरी होती है वहाँ के ओल्ड एज होम में डालना पड़ता है। बेंगलुरु में है थोड़े, लेकिन उनके पास कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है। आपके पास इतना पैसा है, उन लोगों को मदद किया जा सकता है? हमारे पास जो है स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बैला है, बैला के हिसाब से बैला में कहीं भी ऐसा नहीं है। यहाँ का जो भी पैसा हम लोग जितना भी जनरेट करेंगे ये यतीमों के लिए ही खर्चा करना बोल के है। और यतीमों को छोड़कर दूसरों को किसी के लिए भी हम एक पैसा भी खर्चा कर नहीं सकते, क्योंकि बैला के वो जो रिस्ट्रिक्शंस है वो उसके हिसाब से हमें वी कैनॉट गो आउट ऑफ द बैला के हिसाब से नहीं करते। रहा अब कई लोग ओल्ड एज होम्स बना रहे अलग अलग अपने अपने बलबूते पर बना रहे, लेकिन मैं जहाँ तक मेरा व्यू है, ओल्ड एज होम के लिए ज़्यादा हम लोग इनक्रेज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त ऐसा आएगा कि बच्चे जो है आजकल की फ़िज़ा ऐसी चल रही है, आने वाले दिनों में बच्चे थोड़ा भी माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो लेके जाके ओल्ड एज में डाल देंगे बोल के। मैं आई डोंट इनक्रेज ओल्ड एज होम। हाँ, जहाँ पे बच्चे जो लावारिस हैं उनके लिए तो कई ओल्ड एज होम्स हैं जो फ्री सर्विस कर रहे हैं, ये हमारी कौम में कर रहे हैं। नहीं, कुछ ऐसे इंक्वायरीज भी आए हैं, कुछ ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, वो लावारिस हो गई हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके बच्चे ही नहीं हैं, किसी वजह से उनका औलाद नहीं है, इस वजह से लावारिस हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका कोई नहीं, वो अकेले हैं, उनके पास पैसा भी है लेकिन वो अकेले नहीं रहना चाहते हैं। उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। वो चाह रहे हैं कि जब हम मरें तो वो इस्लामी माहौल हो, हमें कुछ सर्विस करने का मौका मिले, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी रेडी होना चाहिए। हाँ, बेशक होना चाहिए। कई ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो ओल्ड एज होम बनाने के सोच रहे हैं। ओल्ड एज अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, ऑलरेडी ओल्ड एज होम्स भी हैं, जैसे कि आशियाना है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। फारूक महमूद साहब जो चला रहे हैं, तो होनी चाहिए। जो लावारिस हैं, जो जिनका कोई पर्सनल हाल पूछने वाला नहीं है, वैसे लोगों। अच्छा, एक और सवाल है, रह गया था। जो बच्चे हैं वो जब जवान हो जाते हैं, उन लोगों को आप ठीक है तालीम दे रहे हैं, वो लोग उनको शाहीन में पढ़ा रहे हैं, अच्छे तालीम दे रहे हैं, उसके बाद क्या उनकी शादी वादी का जो मसला रहता है वो कैसे होता है? शादी का मसला ऐसा होता है कि जितने भी बच्चे हमारे पास जो एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद जो है उनका कोई ना कोई उनका पुरसाने हाल रहता है, कोई ना कोई उनका रिश्तेदार गार्डियंस होते हैं, तो उनके हैंड ओवर करते हैं हम बच्चों को। सबसे पहले हम उनको हैंड ओवर करते हैं। तो उसके होने के बाद में जो है वो थोड़े दिन के बाद वो किसी अच्छे रिश्ते लगा के, क्योंकि रिश्ते लगाने में हमारा कोई वो हाथ नहीं होता, बच्चों को वो उनके गार्डियंस जो होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, वो रिश्ते लगाते हैं। उसके लिए हम लोग फ़ंड देते हैं बच्चों को, शादियों लड़कियों के लिए उनको एक फ़ंड देते हैं,
वो फंड में जो है उन्होंने जो उनकी शादियाँ कर लेते हो। अच्छा, आपके एडमिशन का जो ये है, क्या इसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? क्या यतीम होना ज़रूरी है या गरीब होना ज़रूरी है या किसी मज़हब का होना ज़रूरी है? यतीम एक तो मज़हब का है, क्योंकि टोटली इस्लामी माहौल है, या मुसलमान बच्चे ही यहाँ पर आएंगे। और जो है जो भी यतीम जो है, जो भी बच्चे बाप ने है वैसे बच्चे जो है था, उसके साथ में हमारे पास ऐसा वी हैव कैटेगराइज्ड इन दिस वे, 50% जो बच्चे हैं बाप नहीं है, एक 20-25% बच्चे जो हैं वो जो माँ बाप नहीं है, एक 10% बच्चे ऐसे हैं जो है सो डिवोर्सिस हैं, जो औरत है लेकिन बाप छोड़ के चला गया है, दूसरी शादी कर लिया है, वो उससे अलग हो ऐसे यतीम बच्चे जिनका कोई मज़हब नहीं होता, लावारिस हैं, तो क्रिश्चियन मिशनरी वाले भी उन्हें लेते हैं, उन लोगों को भी लेना चाहिए आपको? नहीं, बाहर के दूसरे कौम के बच्चों को नहीं, यहाँ पे जो बैला जो है सिर्फ मुसलमान बच्चों के लिए ही है। ये टोटली जो है इट्स ऑल कम्स अंडर द वक्फ कम्युनिटी के ही बच्चों का। तो अब आने वाले इलेक्शन में क्या कॉन्टेस्ट, जैसे कि आप बोले, अगर हम लोग इस इदारे को सेक्युलर बना देंगे तो कई अलग अलग मज़हब के बच्चे होंगे, तो उनके लिए कोई हिंदू के बच्चे होंगे तो उनके लिए टेंपल का इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्रिश्चियन के बच्चे हुए तो उनका चर्च का इंतज़ाम करना पड़ेगा, तो ये सभी मसला हो जाएगा। तो इसलिए टोटली इट इज़ ओनली फॉर द मुस्लिम। अच्छा, अब इलेक्शंस होने वाले हैं, तो क्या दोबारा जो है तीसरी चौथी मरतबा क्या आप इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले हैं? इंशाल्लाह कोशिश तो करेंगे, हम लोग हिस्सा तो लेंगे, क्योंकि आप लोग इतना डेवलप करने के बाद में हमारा कमेटी का भी विज़न है कि भाई हम लोग यहाँ पे एक एम्प्लॉयज़ का क्वार्टर्स बनाना है, और नर्सिंग कॉलेज बनाना है लड़कियों के लिए, और CBSE की स्कूल बनाना है, और इसके अलावा यहाँ पर दीनी शोबा बच्चों के लिए जितने भी बच्चे जो आते हैं उनको पहले एक शोबे की शक्ल में एक मदरसा भी कायम करना है। मदरसे के साथ में बच्चों की यहाँ पर तालीम होंगी इंशाल्लाह। ये सब सोच है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अल्लाह ताला मौका दिया तो हम लोग ये करेंगे, लेकिन प्रोवाइडेड हमारी कौम के जो कमज़ोर लोग, जो शरारत पसंद लोग जो है, हम लोगों को काम करने दे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नवीद अहमद ख़ान साहब, जो तकरीबन 9 साल से इस इदारे के सेक्रेटरी हैं, और उनका कहना है कि वो आमदनी को जो है इस हद तक बढ़ाए हैं कि आज तकरीबन 45 लाख से ज़्यादा जो है माहाना इनकी आमदनी है। शायद ही कर्नाटक में किसी इदारे की आमदनी इतनी ज़्यादा हो। उसके अलावा उन्होंने एक नई बिल्डिंग बनाई है जिस पर कई सवाल भी उठाए गए थे। उनका यह कहना है कि उस बिल्डिंग से भी तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा जो है आमदनी आएगी, यानी कि कुल मिला के 80 से 90 लाख रुपए माहाना आमदनी आने के इनके इम्कानात हैं। और इनका जो विज़न है कि वो PUC कॉलेज शुरू करें, CBSE के स्कूल शुरू करें, उसके अलावा नर्सिंग कॉलेज शुरू करें, और यहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए क्वार्टर्स बनाएं, और बहुत सारे तफसीलात उन्होंने हमें बताया। उनका कहना है कि ये विज़न है, इसीलिए वो लगातार इससे जुड़े हैं। उनका अपना कारोबार भी है, वो आधा दिन कारोबार को लगाते हैं और आधा दिन यहाँ लगाते हैं। इनके साथ एक पूरी टीम है, अकेले नवीद साहब नहीं है, इसके साथ एक पूरी टीम काम कर रही है। लेकिन एलिगेशंस लगते रहते हैं, बहुत सारे एलिगेशन होते हैं, इन पर भी कई एलिगेशन हैं, इल्ज़ामात हैं। इस ताल्लुक से उन्होंने वजाहत भी पेश की है, और भी ज़्यादा इस ताल्लुक से हम तय पर जाने की कोशिश करेंगे। अगले इंटरव्यू में हम जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या इनके इल्ज़ामात हैं, क्या इनकी गलतियाँ हैं, वो भी आवाम के सामने पेश करने की कोशिश करेंगे।